बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूएचएस एमटी कैट पास्ट पेपर्स जो हैं 2008 से लेकर 2022 तक, इसके अंदर जितने प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, सिवाय तीन चार के जो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं और आप एंड तक इसको ज़रूर देखिए। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी की अपनी तरफ से। और यू नेवर नो कि किस पेपर में कौन से टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएं। लाइक 2008 का जो पेपर है उसमें जो चार सेंटेंसेस में से एक आपको सही चूज करना होता है, उसमें 10 क्वेश्चंस में से 8 prepositions थी। तो किसी साल में शायद एक दो आई हो, बट prepositions किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हम शुरू करते हैं नंबर वन से। दे डिड नॉट नो हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड। विद ही हैड केप्ट इन टच, यहाँ तक एक बात खत्म होती है कि उस वो कैसे इन टच रहता था। ये चिप्स के बारे में है, रोड के दूसरी तरफ से। सो रोड के दूसरे पार से वो इन स्टूडेंट्स के साथ कैसे इन टच रहता था। तो यहाँ पे विद नहीं होगा, फ्रॉम होगा। रोड के दूसरी तरफ से, जैसे आप ये भी कह सकते हो उसने मुझे रोड के दूसरी तरफ से आवाज दी, ही कॉल्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रोड होगा। अक्रॉस द रोड हो गया, रोड की दूसरी तरफ, सो फ्रॉम लगेगा इसके साथ। ठीक हो गया। अगर वैसे आप लिखेंगे लाइक वो रोड की दूसरी तरफ रहता है, तो ही लिव्स अक्रॉस द रोड, ये जो होगा। लेकिन रोड के दूसरी तरफ से उसने कोई काम किया तो फ्रॉम अक्रॉस द रोड होगा। नेक्स्ट वन, ही प्रूव दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ, एक्सक्लूड के साथ ऑफ नहीं लगता, एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम लगता है। इंक्लूड के साथ आप दो प्रपोजिशन लगा सकते हैं, इंक्लूड इन भी होता है और इंक्लूड अमंग भी होता है। इंक्लूड इन हम यूज करते हैं उस वक्त जब कोई चीज किसी चीज का हिस्सा हो। लाइक फॉर एग्जांपल, दीज क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड इन द सिलेबस या इन दैट पेपर। ये क्वेश्चंस इस पेपर में इंक्लूड थे। ठीक हो गया। इंक्लूड अमंग हम कहाँ पे लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस बुक इज इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, या किसी टॉपिक के ऊपर। जब आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उस सूरत में आप इंक्लूडेड अमंग लगाएंगे एक ग्रुप के साथ जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई चीज किसी चीज का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ समथिंग, तो उस वक्त आप included in लगाएंगे। Next one, in view of increasing hazards with our national security, it is duty of every citizen to keep a watch on his surroundings. Hazards with नहीं होता, hazards to होता है। hazards का मतलब है खतरा। ठीक है, तो hazard के साथ हम to लगाएंगे। इसी तरह से hazardous होता है, hazardous का मतलब होता है नुकसानदेह होना कोई चीज। तो हैजर्डस के साथ भी टू लगता है, इंजोरियस के साथ भी टू लगता है, डेंजरस के साथ दो prepositions लगती है। ये एक ही तरह की मीनिंग है, हैजर्डस है, डेंजरस है, इंजोरियस है। डेंजरस टू होता है डायरेक्ट डेंजर के लिए। फॉर एग्जांपल एक केमिकल है आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, डायरेक्ट डेंजर है उससे, तो आप बोलेंगे दिस केमिकल इज डेंजरस टू आर हेल्थ। डेंजरस फॉर नहीं होगा, डेंजरस फॉर हम लगाते हैं इनडायरेक्ट के लिए या ब्रॉडर सेंस में। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो पॉलिसी है ये इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, तो इन दैट केस आई से दिस पॉलिसी इज डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। एक डायरेक्ट नहीं है, ये ब्रॉडर सेंस में इसका इंपैक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट के लिए आप डेंजरस फॉर लगाते हैं। कोई चीज अगर डायरेक्टली नुकसानदेह है किसी चीज के लिए, हेल्थ के लिए है या किसी और चीज के लिए, तो उसके साथ डेंजरस टू लगाते हैं हम। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट वन इज, हिज फर्स्ट एडवेंचर वाज टू गो राउंड वर्ल्ड थ्रू द वर्ल्ड एट मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, गो राउंड द वर्ल्ड होता है या गो अराउंड द वर्ल्ड होता है या गो थ्रू होता है? एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। सो उसने पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया तो गो राउंड द वर्ल्ड होगा। गो थ्रू, राउंड थ्रू नहीं होगा, राउंड थ्रू तो हो ही नहीं सकता, या राउंड होता है या थ्रू होता है। नेक्स्ट वन, ही रीच्ड एट लाहौर ओनली अ फ्यू डेज अगो ऑन लास्ट फ्राइडे टू बी एग्जैक्ट। एंड इस, अच्छा इसके अंदर दो मसले हैं। रीच्ड एट नहीं होता, पहली बात ये, रीच लाहौर होगा। अराइव एट होता है, रीच के साथ प्रपोजिशन नहीं होती। ही अराइव्ड एट द स्टेशन या ही रीच द स्टेशन ही होगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है।
जिसको अंडरलाइन ही नहीं किया हुआ उस जो क्वेश्चन है पास्ट पेपर उसके अंदर, ऑन लास्ट फ्राइडे नहीं होता। ही रीच्ड लाहौर ओनली अ फ्यू डेज अगो, लास्ट फ्राइडे टू बी एग्जैक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी डेज के साथ हम लास्ट लगाएं या कोई भी ऐसा एडजेक्टिव लगाते हैं, नेक्स्ट लगाते हैं, लास्ट लगाते हैं, प्रीवियस लगाते हैं, तो उसके साथ फिर हम कमिंग लगाते हैं, तो फिर उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। आई विल सी यू ऑन संडे, ये सही है, लेकिन आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे गलत है। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे होता है। जब नेक्स्ट या लास्ट या प्रीवियस लगा देंगे किसी दिन से पहले, डे ऑफ वीक से पहले, तो उसके साथ ऑन फिर नहीं लगता। नेक्स्ट वन, thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits in canning, pickling or drying। ये पीटीबी के बुक के अंदर से सेंटेंस है, बट इन कैनिंग नहीं है, बाय कैनिंग है। कैनिंग इज अ मेथड, एक मेथड है फूड की प्रिजर्वेशन का। तो जब भी हम कोई मेथड के लिए हम प्रपोजिशन लगाते हैं कि ये मेथड इस्तेमाल करके हम कोई काम कर सकते हैं, तो मेथड के लिए बाय होता है, इन नहीं होता। Next one. The workers were raising much hue and cry when their demands were turned away. Turn away नहीं होता। यहाँ पे मतलब ये है कि वर्कर्स ने बहुत शोर किया जब उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो टर्न के साथ काफी सारी प्रपोजिशन लग सकती हैं, बट टर्न जब रिजेक्ट करने के लिए आप लगाते हैं तो टर्न अवे नहीं होता, टर्न डाउन होता है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है हम देख लेते हैं जरा। टर्न ऑन ऑफ होता है किसी को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। टर्न इनटू होता है चेंज करने के लिए, लाइक वाटर टर्न्स इनटू वेपर्स व्हेन यू हीट इट। ठीक हो गया। टर्न अप के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है वॉल्यूम इंक्रीज करना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टर्न अप द म्यूजिक, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाएं। एक होता है सडनली अपीयर होना किसी जगह पे, लाइक मैं कह सकता हूँ शी टर्न्ड एट द पार्टी अनएक्सपेक्टेडली, वो पार्टी पे अपीयर हो गई, अचानक कहीं से आ गई अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना। टर्न टू होता है आप एक काम को छोड़ के दूसरे काम को छोड़ के किसी एक तरफ फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड टर्न्ड टू हर स्टडीज। ठीक हो गया। उसने सारी चीजें छोड़ दी और फोकस होगी किसके ऊपर, फोकस्ड होगी स्टडीज के ऊपर। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, प्रूफ। ही टर्न आउट टू बी अ क्रिमिनल, द शो टर्न आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। टर्न आउट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये सारे टर्न के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन, द यंगर सिस्टर, द यंगर सिस्टर होप्स टू emulate her elder sister's sporting achievement as she is putting dash। अच्छा, अब क्या है इसमें, एम्यूलेट का मतलब होता है किसी की अचीवमेंट वगैरह सक्सेस को किसी को कॉपी करना। तो यंगर सिस्टर उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट को, अपनी बड़ी बहन की स्पोर्टिंग अचीवमेंट को कॉपी करेगी, क्योंकि उम्मीद रखती है वो कॉपी करेगी क्योंकि वो बड़ी एफर्ट कर रही है, हेक्टिक एफर्ट लगा रही है। तो जब आप किसी चीज में अपना टाइम या एनर्जी लगाते हैं तो उसके लिए पुट ऑफ नहीं होता, पुट इन होता है। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी पुट के साथ प्रपोजिशंस कौन कौन सी लग सकती है। पुट अप लगाते हैं हम एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। शी पुट अप एन एप्लीकेशन या शी सबमिटेड एन एप्लीकेशन, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। पुट ऑन लगाते हैं हम कोई चीज पहनने के लिए, कोई क्लोथिंग का कोई आइटम है उसको पहनने के लिए, शी पुट ऑन हर जैकेट या ओवरकोट। लेकिन पुट ऑफ नहीं लगाते हम, कोट उतारने के लिए पुट ऑफ नहीं लगाते, वो टेक ऑफ होता है, ये याद रखिए। जैकेट पहनने के लिए शी पुट ऑन हर कोट, कोट उतारने के लिए शी टुक ऑफ हर कोट। शी पुट ऑफ नहीं लगाना, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन करना। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू दैट हैवी रेन, ये हो सकता है। ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आग बुझाने को पुट आउट कहते हैं। और पुट इन अभी जो हमने देखा, पुट इन का मतलब होता है अपना टाइम लगाना या अपनी एफर्ट लगाना किसी चीज के अंदर। ठीक हो गया। तो ये पुट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। द थियरी was discarded as there was no corroborating evidence for its favor। फॉर इट्स फेवर नहीं होता, किसी के फेवर में कोई चीज होती है तो इन फेवर होता है, तो यहाँ फॉर की जगह इन आएगा। नेक्स्ट वन, असलम वॉज बैडली कजल्ड फ्रॉम हिज स्टेप ब्रदर। ये कजल सीधा वर्ब है और ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कजल का मतलब होता है, कजल एक स्टिक को कहते हैं जिससे मारते हैं किसी को,
और कजल वर्ब के तौर पर यूज होता है, किसी को स्टिक के साथ मारने को कजल कहते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बैडली कजल्ड बाय हिज स्टेप ब्रदर, ही वॉज पनिश्ड बाय, ही वॉज बीटन बाय। तो फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे, बाय आएगा। जब भी हम डूअर के लिए यूज करते हैं तो हम बाय लगाते हैं, ठीक है। आई एक्सटेंड अ कॉर्डियल इनविटेशन टू यू होगा, एक्सटेंड इनविटेशन टू समबडी होता है, एक्सटेंड इनविटेशन फॉर नहीं होता। Amjad was not conscious to the aberration he had committed in the public meeting. It was disliked by all and sundry. Conscious to का मतलब होता है, conscious के साथ conscious to होता ही नहीं है, conscious of होता है। यहाँ पे गलत है ये conscious to। conscious of और conscious about दो हो सकते हैं। कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की खबर होना, बंदे को मालूम होना, अवेयर होना, किसी चीज से माइंडफुल होना, बाखबर होना। कॉन्शियस अबाउट का मतलब है किसी के बारे में कंसर्न्ड होना। फॉर एग्जाम्पल ही इज कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ। कॉन्शियस का मतलब कंसर्न्ड। तो जब कंसर्न हो आप किसी चीज के बारे में, फिक्रमंद हो, अटेंटिव हो, ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर, तो उसको कॉन्शियस अबाउट कहते हैं। कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इल्म होना। लेट आगा शाही वॉज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। ही वॉज गिफ्टेड ऑफ नहीं, gifted with the acumen to judge the future events in advance। acumen स्किल को कहते हैं। गिफ्टेड विद होता है, गिफ्टेड विद का मतलब होता है जब आप कोई नेचुरली आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद हो। तो यू आर गिफ्टेड विद अ ब्यूटीफुल वॉइस फॉर एग्जांपल, ठीक है। यू आर गिफ्टेड विद अ वेरी शार्प मेमोरी फॉर एग्जांपल। तो गिफ्टेड विद मींस जब आपको नेचुरली कोई चीज आपके अंदर टैलेंट आप में मौजूद होता है तो उसके लिए गिफ्ट ऑफ नहीं होता, गिफ्टेड विद होता है। और हाँ, गिफ्ट के लिए, अगर गिफ्ट के लिए आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अक्ल जो है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तो आप क्या कहेंगे? विजडम इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, बाय अल्लाह, या क्या होगा? तो गिफ्ट ऐसी सूरत में आप फ्रॉम लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे। इस तरह का सेंटेंस भी समटाइम आ जाता है, लाइक विजडम इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह या फ्रॉम गॉड। The old man was sitting quite bamboozled when the swindler deprived him from, deprive of होता है, deprive from नहीं होता। यहाँ deprived him from होगा, off नहीं आएगा। The Prime Minister fired a broadside at the opposition leaders. A few of his remarks were not up at the mark, up to the mark होता है। up to the mark का मतलब होता है किसी एक खास स्टैंडर्ड पे होना। मैं कहता हूँ आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो ग्रेड्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक होना, या किसी सर्टेन लेवल तक होना, ठीक है, रिक्वायर्ड लेवल तक। The child was fully dressed and sitting in her father's lap. Sit in lap नहीं होता, sit on lap होता है। आप prepositions को प्लीज ट्रांसलेट करके ना करिएगा कभी भी। ट्रांसलेशन से 100 में से एक preposition सही होगी, 99 गलत होंगी। तो prepositions को ट्रांसलेशन बिल्कुल भी ना करिए। जैसे मैं कहता हूँ टेंसेस में ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए, इसी तरह से prepositions में भी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। द चाइल्ड वॉज ड्रेस्ड अप एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप। आप कहेंगे गोद में बैठना, लेकिन गोद में बैठना होता है, लेकिन सिट इन नहीं होता, ऑन होता है हमेशा। He picked up one or two magazines and after a hurried glance on the contents, glance at होता है जब glance आप verb के साथ भी लगाते हैं। एक सरसरी नजर या किसी को जल्दी जल्दी में किसी चीज को देखने को glance at कहते हैं। या लाइक जब यहाँ पे नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो या वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, दोनों सूरतों में ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा। ग्लांस एट। नेक्स्ट वन, a common cause of failure is a mistaken ambition of the boy on the part of his parents। ये बुक के अंदर से सेंटेंस है, यहाँ पे खैर उसने थोड़ा सा और तरह से लिखा हुआ था, वो सेंटेंस गलत है वैसे, लेकिन a common cause of failure is a mistaken ambition for the boy यहाँ पे क्यों है? तो क्योंकि इसका जो मीनिंग बनता है वो ये है कि पेरेंट्स की तरफ से लड़के के लिए, बच्चे के लिए जो एम्बिशन, मिस्टेकन एम्बिशन चूज कर लिया जाता है, वो एक फेलियर की रीजन बनती है कॉलेज के अंदर। तो एम्बिशन फॉर द बॉय होगा, ऑफ द बॉय नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं क्या है। It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of the things, a man not dependent in paper manifestation। Dependent in नहीं होता, depend on होता है।
डिपेंडेंट ऑन होता है और डिपेंड ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन। इसका आंसर यहाँ पे इनकी जगह पे आपने क्या करना है, ऑन करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन। I remember going to the British Museum one day to read for the treatment for some slight ailment of which I had a touch. मुझे याद है कि मैं एक दिन ब्रिटिश म्यूजियम गया, एक एक छोटी सी बीमारी जिस जो मुझे अ, हल्की सी थी वो बीमारी, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए। तो किसी को सर्च करना किसी चीज के लिए, यहाँ सर्च करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए हम रीड अप लगाते हैं। रीड अप का मतलब होता है सर्च करना किसी चीज को, रीड फॉर नहीं होता। It has been calculated that unless the growth is checked, there will be only enough room on the earth for people to stand by. अगर ग्रोथ को रोका नहीं जाता, चेक करने का मतलब रोकना होता है, तो कुछ अरसे के बाद जमीन पर सिर्फ लोगों के लिए खड़े होने की जगह बचेगी। तो खड़े होने के लिए स्टैंड बाय नहीं होता, स्टैंड बाय का और मतलब होता है स्टैंड अप होगा, नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्टैंड के साथ भी कुछ और प्रपोजिशंस है, वो कौन कौन से हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या बनते हैं देख लेते हैं। स्टैंड बाय होता है एक तो रेडी रहना, जैसे आप स्टैंड बाय हैं किसी काम के लिए, ठीक है, सो यू आर रेडी फॉर दैट। टू रिमेन इन अ पोजिशन, किसी एक जगह पे खड़े रहना, किसी के साथ खड़े रहने को भी स्टैंड बाय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आई प्रोमिस दैट आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो स्टैंड बाय होता है, स्टैंड विद नहीं होता उस सूरत में। स्टैंड फॉर होता है किसी की नुमाइंदगी करना या किसी को सिंबलाइज करना। दिस फ्लैग स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल दिस कलर स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है नुमाइंदगी करना, स्टैंड फॉर सपोर्ट करने को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टैंड फॉर विमेन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी कॉज को सपोर्ट करना, किसी चीज को सिंबलाइज करना। स्टैंड आउट का मतलब होता है प्रोमिनेंट होना, ठीक है। आप इफ यू वांट टू स्टैंड आउट यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप नुमाया होना चाहते हैं, दूसरों से आगे होना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी है। तो स्टैंड आउट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सा एक फ्रेजल वर्ब है। दिस इज जस्ट वन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन। अच्छा, ये चारों वैसे अगर सही देखा जाए तो ये सेंटेंस भी सही नहीं है। इसमें चारों ऑप्शंस में बात बनते नहीं है, मीनिंग नहीं बनता सही। कंप्लेन के साथ दो प्रपोजिशंस लगती है, एक होता है कंप्लेन ऑफ और एक होता है कंप्लेन अबाउट। अब आपको थोड़ा सा समझना है इसको। कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट। नॉर्मली कंप्लेन ऑफ हम लगाते हैं इलनेस के लिए, बीमारी के लिए, किसी मसले, ऐसे मसले के लिए कि वो इटसेल्फ पूरे की पूरी चीज ही मसला है, वो होनी ही नहीं चाहिए, आप ये कहते हैं। तो ही कंप्लेंट ऑफ इलनेस, ही कंप्लेंट ऑफ हेडेक, फॉर एग्जांपल। कि हेडेक एक बहुत मसला है, उसकी शिकायत उसने डॉक्टर को ये लगाई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हेडेक सिरे से नहीं होना चाहिए। व्हेन यू कंप्लेन अबाउट समथिंग या समबडी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उस बंदे से या उस चीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यू कंप्लेन अबाउट योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में आप कंप्लेन करते हैं। तो आप ये नहीं कहते कि मैं फॉर एग्जांपल कि वाइफ वाइफ मसला नहीं है, खत्म ही हो जाए वाइफ। कंप्लेन, इफ यू से दैट ही कंप्लेंट ऑफ हिज वाइफ, तो इसका मतलब है उसने कहा मेरी बीवी ही नहीं होनी चाहिए, जैसे सर का दर्द नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो व्हेन यू कंप्लेन वाइफ के बारे में करते हैं तो कंप्लेन अबाउट वाइफ, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इसमें ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। तो जब आप किसी चीज के अंदर से कोई गलती निकालते हैं और आप कहते हैं कि इसको दुरुस्त होना चाहिए, तो ये कंप्लेनिंग अबाउट दैट थिंग। कंप्लेन ऑफ नॉर्मली हम इलनेस के लिए, बीमारी के लिए या किसी ऐसे मसले के लिए लगाते हैं जो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि सिरे से वो मसला ही खत्म हो जाए, उसका पूरा वजूद ही एक प्रॉब्लम है, वो कंप्लेन ऑफ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेन ऑफ वैसे नहीं होना चाहिए, सेंस अगर इतना ही सेंटेंस है, अगर इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, तो कंप्लेन अबाउट बनता है। नेक्स्ट वन। द रीजन डैश विच दे वर पासिंग वाज नोन एज लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। ये भी पीटीबी की बुक से है, बुक 2 से। तो जिस रीजन के अंदर से वो गुजर रहे थे, तो पास थ्रू होता है, पास थ्रू अ रीजन होता है, पास थ्रू, थ्रू का मतलब होता है अंदर से गुजर के जाना। पास थ्रू अ फॉरेस्ट होता है, पास थ्रू द क्राउड भी आप कह सकते हैं। सो
थ्रू का मतलब अंदर से गुजर के जा रहा, जिस रीजन के अंदर से वो गुजर के जा रहे थे, तो पास थ्रू द रीजन, उसका नाम लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ था। And the most important and most difficult thing to achieve is a desired between the individuals. Individuals, एक ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हम between नहीं लगाते, हम among लगाते हैं, among the individuals। हाँ, वैसे हम बिटवीन लगाते हैं दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। हाँ, एक चीज और है कि बिटवीन अगर आप बाय नेम दो तीन बंदों को मेंशन करते हैं, तो फिर उसके लिए आप अमंग के बजाय बिटवीन ही लगाते हैं। दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन लगाते हैं जब आप उनके नाम मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन अली, अहमद एंड हसन। अब तीन बंदों के नाम ले लिए जब आपने, तो फिर आप उसको बिटवीन ही लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे उसमें। लेकिन हम जब हम ग्रुप की बात करते हैं पूरे की, दो से ज्यादा की, तो उस सूरत में हम अमंग लगाते हैं। तो ये भी बिटवीन और अमंग का ध्यान करना है। यहाँ एक ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ पे बिटवीन ही अमंग लगेगा। He glances back at the door, then turns his attention once more towards. अब turn to, towards नहीं है, turns attention to something होता है, टू द पेपर होगा, टूवर्ड्स तो किसी और सेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे टू लगेगा। जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टर्न टू का मतलब होता है किसी एक चीज, बाकी चीजों को छोड़ के उस पर फोकस्ड हो जाना किसी एक चीज पे। ठीक है, शी टर्न टू हर वर्क, शी टर्न टू हर स्टडीज जैसे है। ठीक है, तो यहाँ भी अटेंशन टू द पेपर होगा, टर्न अटेंशन टू द पेपर। लेट्स सरी द बस इज लीविंग टू द लास्ट स्टॉप। लीव फॉर होता है, गो टू होता है, लीव फॉर होता है। आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम लिविंग फॉर लाहौर। ठीक है, जिस डेस्टिनेशन के लिए आप जा रहे होते हैं, जिस तरफ आप जा रहे होते हैं, आई एम लिविंग फॉर होम, घर के लिए आप जा रहे हैं यहाँ से निकल के, तो लीव फॉर होगा। तो द बस इज लिविंग, यहाँ पे क्या आएगा, टू नहीं आएगा, फॉर आएगा। नेक्स्ट वन, Ruth was wondering what she could do for help, but she did not know what to do। यहाँ पे हेल्प वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले टू लगाइए सिंपली। व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, मैं क्या कर सकता हूँ हेल्प करने के लिए, या वो सोच रही थी वो हेल्प करने के लिए क्या कर सकती है। सो व्हाट शी कुड डू टू हेल्प देम, ये है बेसिकली, तो फॉर नहीं है। नेक्स्ट वन, वी प्रिफर फ्रूट्स, टू होगा यहाँ पे। सिंपली प्रिफर के साथ टू लगता है। हाँ, प्रेफरेंस के साथ प्रेपोजिशंस और लगती हैं, मैंने एक और वीडियो में डिस्कस की भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफर कई दफा आ चुका है। जब आप गिव प्रेफरेंस कहते हैं, दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक गिव प्रेफरेंस होता है, एक हैव प्रेफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई गिव प्रेफरेंस, आई प्रेफर के साथ तो टू ही लगेगा, बट आई गिव प्रेफरेंस टू फ्रूट्स ओवर। सो गिव प्रेफरेंस टू समथिंग ओवर समथिंग होता है, हैव प्रेफरेंस फॉर समथिंग ओवर समथिंग। तो आई हैव प्रेफरेंस फॉर फ्रूट्स ओवर स्वीट्स, ये यू होगा। ठीक है, फॉर ओवर, हैव प्रेफरेंस फॉर और ओवर, गिव प्रेफरेंस टू ओवर समथिंग एल्स। I give preference to one thing over another thing. I have preference for one thing over another thing. I prefer this to this, जो होता है। ठीक है, तो ये प्रीफर और प्रेफरेंस वाला याद रखिए कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफी दफा आया हुआ है एग्जाम्स में। डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट्स अमंग द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो अमंग लगेगा, इन नहीं लगता। ही लैक बोथ ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द जॉब, नीड फॉर होता है। ठीक है, और नीड के लिए, या और किसके लिए फॉर होता है, फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर होता है, रिक्वायर फॉर होता है। ठीक है, बैग के साथ भी फॉर लगता है, डिमांड के साथ भी फॉर लगता है। तो ये आपको याद रखना है, नीडेड फॉर द जॉब। दे ट्राई टू पैसिफाई हिम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन। विद लव होता है, विद काइंडनेस होता है, ट्रीट विद काइंडनेस, ट्रीट विद लव, पैसिफाई विद लव, पैसिफाई विद काइंडनेस, इस तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। नेक्स्ट वन,
व्हाई डिड यू डिसएग्री डैश मी, क्या होगा? डिसएग्री विद होगा, डिसएग्री टू होगा। डिसएग्री के साथ विद लगता है। एग्री और डिसएग्री का थोड़ा सा आपको जरूर कंफ्यूजन होगी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ इसको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अग्री के साथ टू लगता है जब हम किसी चीज पे बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बात के ऊपर, किसी सजेशन, किसी आइडिया के साथ कोई बंदा अग्री करता है, तो ही अग्रीड टू माई सजेशन, ही अग्रीड टू माई प्रपोजल, ही अग्रीड टू माई आइडिया, ऐसे होता है। अग्री विद होता है बंदे के साथ मुत्तफिक होना, ही अग्रीड विद मी। ठीक हो गया। और एग्री ऑन का मतलब होता है म्यूचुअली, जब आप किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं। हम दो बंदों ने डिस्कशन की, डिस्कशन के नतीजे में हम एग्री हो गए। जब दो बंदे हुए, मैं अकेला दूसरे के साथ एग्री हो रहा हूं, तो आई एग्री टू हिज प्रपोजल्स। लेकिन आई वी एग्रीड ऑन, जब हमने डिस्कशन करके, डिबेट करके एक एक एग्रीमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल, सो ही एग्रीड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हमने तय की आपस में। दो बंदों ने डिस्कशन की, मैंने कहा ऐसे होना चाहिए, उसने कहा ऐसे, तो हम दोनों ने, तो म्यूचुअल डिस्कशन के बाद, उसके बाद एग्री ऑन लगाते हैं हम। डिसएग्री के साथ टू नहीं लगाना, ये नहीं करना कि बंदे के साथ है तो डिसएग्री विद, और चीज के साथ है तो टू नहीं। डिसएग्री बंदे के लिए हो, डिसएग्री चीज के लिए हो, सजेशन के लिए डिसएग्री विद है। he disagreed with me, he disagreed with my proposal, disagree to नहीं होगा। हाँ, disagree on क्या होता है? वही बात है कि जब हम आपस में एक चीज डिस्कस करते हैं म्यूचुअली, एक बंदा, दो बंदे, डिस्कशन के बाद अगर हम डिसएग्री होते हैं, तो उसके बाद उसके लिए डिसएग्री ऑन लगेगा। ठीक है। he disagreed on the terms and conditions of the agreement, for example। next one, don't stuff your head with, stuff with होता है the things that you don't अंडरस्टैंड, ये भी बुक का सेंटेंस है। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन समथिंग। इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग, ऑफ होगा या फ्रॉम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। डाई के साथ preposition कैसे लगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑफ लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा। अब कैसे लगाते हैं समझिए जरा। डाई ऑफ हम लगाते हैं इंटरनल कॉज के लिए, जैसे कोई बीमारी होती है, डाइड ऑफ कैंसर होगा। ठीक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल कॉज हो कोई, तो उसके साथ डाई फ्रॉम लगाते हैं। एक्सीडेंट के लिए डाई फ्रॉम लगाया जाता है, वो इंटरनल नहीं है, बीमारी नहीं है। डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। डाई इन भी लग सकता है, वो है कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई, ये तो उस सेंस में लगता है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट सही है, गलत नहीं है। लेकिन डाई ऑफ एन एक्सीडेंट गलत है। डाई ऑफ है कोई बीमारी लग जाना, उसको एक बीमारी लगी, उसको कैंसर हुआ और वो मर गया, उसको एक्सीडेंट नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट इज एन एक्सटर्नल कॉज। तो एक्सटर्नल कॉज के लिए डाई फ्रॉम लगाते हैं। इंटरनल कॉज के लिए, जैसे बीमारियां जितनी भी होती है वो इंटरनल कॉज है, तो आप इन बीमारियों के लिए ऑफ लगाइए, एक्सीडेंट के लिए फ्रॉम लगाइए। नेक्स्ट वन, ऑल दिस फ्लैश्ड डैश इज माइंड, फ्लैश थ्रू माइंड होता है या फ्लैश्ड थ्रू बॉडी होता है। ठीक है। क्विकली मूव करना, फ्लैश का मतलब होता है क्विकली, जहन से गुजरना। सो an excitement, a wave of excitement flashed through his body, a wave of excitement flashed through his mind, an idea flashed through his mind, so all these flashed through होगा यहाँ पे। चार्ली ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट वन, द रिमेन ऑफ हिज बॉडी वर थ्रोन डैश। अच्छा, यहाँ ये काफी दफा, ये दो तीन दफा आया हुआ है रिमेन और रिमेन्स वाला। जब आप कहते हैं कि कोई चीज किसी की डेड बॉडी है, जैसे या कोई दरख्त है या कोई जानवर है वो मर गया, तो उसका जो जो यानी फॉसिल्स वगैरह जो बच गए, उसको रिमेन्स कहते हैं, रिमेन नहीं होता। जब आप नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो एस लगाना लाजमी है, रिमेन्स होगा। द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी वर थ्रोन। और थ्रो एक एक आपका मूवमेंट वाला वर्ब है, जो मूवमेंट को शो करता है। तो आप थ्रो करेंगे रिमेन्स को, तो पहले वो बाहर थे, फिर दरिया के अंदर जाएंगे। तो बाहर से कोई चीज अंदर जाती है तो इनटू लगता है, चाहे वो रूम के अंदर है, चाहे वो दरिया के अंदर है, तो थ्रोन इनटू होगा। नेक्स्ट वन, he then struck the man himself and a similar blow which felled him dash the earth। फेल का मतलब गिराना होता है। एक फेल, फेल्ड, फेल्ड होता है। एक फॉल, फेल, फॉलन होता है। फॉल गिरने के लिए होता है, यानी फॉल आपका होता है बेसिकली इंट्रांजिटिव, फॉल, फेल और फॉलन। लेकिन आप फेल लगाते हैं किसी को गिराने के लिए,
आप दरख्त गिरा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? वी फेल्ड द ट्री। और अगर दरख्त खुद गिर गया तो द ट्री फेल। तो ये याद रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वाले लगेंगे साथ, ठीक है? ये वाला लगेगा, फेल फेल्ड फेल्ड। और फॉल फेल फॉलन ऑब्जेक्ट के बगैर लगता है, दोनों गिरने के लिए है। सो विच फेल्ड हिम, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो फेल्ड हिम, फेल लगाएंगे हम ये वाले वर्ब। तो फेल्ड हिम ऑन द अर्थ नहीं होगा, फेल टू द अर्थ होगा, ठीक है? सो ही वॉज सिटिंग ऑन द अर्थ, लेकिन ही फेल्ड टू द अर्थ है, ऑन द अर्थ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ही वॉज एट द पार्टी, बट ही वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। ही वेंट टू द पार्टी, ही वेंट एट द पार्टी नहीं होता, ही वॉज एट द पार्टी सही है, बट ही वेंट टू द पार्टी होता है। ही वॉज सिटिंग ऑन द अर्थ सही है, बट ही फेल्ड ऑन द अर्थ नहीं, ही फेल्ड टू द अर्थ है। तो ये याद रखिए, फेल को भी याद रखिए, फेल और फॉल का डिफरेंस भी याद रखिए, और प्रपोजिशन भी याद रखिए। दिस इज डिफरेंट, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ। दिस इज डिफरेंट के साथ प्रपोजिशन ना देन लगती है ना टू लगती है, फ्रॉम लगाना है डिफरेंट के साथ। तो ये आया हुआ था, तो ये दोबारा भी आ सकता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। आई कुड बेयरली डैश द ट्रैफिक साइंस थ्रू द रेन। मेक आउट, मेक आउट आएगा यहाँ पे, मेकअप और मतलब होता है, मेक विद भी नहीं होता, मेक ऑफ, मेक ऑफ भी और सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है? मेड फ्रॉम भी होता है। मेड ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज पूरी की पूरी एक ही चीज से बनी हो, चेयर वुड से बनी हुई है, ठीक है? और मेड फ्रॉम का मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, कि मैं कहता हूँ कपड़ा किससे बनता है, लाइक धागा किससे बनता है, दरख्तों से बनता है। तो मेड फ्रॉम उस सूरत में इस्तेमाल होगा। अब मेक आउट जो होता है, मेक आउट का मतलब होता है डिसर्न करना, डिफरेंशिएट करना चीजों के बीच में, ठीक है? एक मतलब मेक आउट का ये मतलब होता है। एक मेक आउट का एक और मतलब भी होता है। मेक आउट का मतलब होता है लाइक टू किस पैशनेटली, रोमांस करने को भी मेक आउट कहते हैं, ठीक है? लाइक दे वर मेकिंग आउट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ऑल्दो आपको इस तरह का सेंटेंस आएगा नहीं, बट यू शुड नो कि मेक आउट का ये मतलब भी होता है। मेक आउट का एक और मतलब होता है हैंडल करना किसी सिचुएशन, ठीक हो गया? सिचुएशन हैंडल करने को भी मेक आउट कहते हैं। यहाँ डिफरेंस के लिए होगा, डिफरेंस करना दो चीजों के बीच में। ही हैज ग्रेट अफिनिटी डैश नेचर विद नेचर, अफिनिटी विद होता है, ठीक है? रिलेशन टू होता है, एफिनिटी विद होता है। ही स्टैंड्स, ही स्टैंड्स डैश आर्म्स अखिम्बो। आर्म्स अखिम्बो का मतलब होता है लाइक वेस्ट पे हाथ रख के, जैसे आपकी कोनिया, कोनिया जो होती है, एल्बोज वो स्ट्रेच हुई भी होती हैं बाहर को, इस तरह से हाथ रख के खड़े होने को आप स्टैंड्स आर्म्स अखिम्बो कहते हैं, ठीक है? तो ही स्टैंड्स, क्या होगा यहाँ पे? टू है, ऑन है, या क्या है? स्टैंड्स नहीं, ऑन नहीं है, स्टैंड्स विद होगा, ठीक है? स्टैंड्स विद आर्म्स अकेम्बो। और ये, एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड। स्टैंड्स विद है, स्टैंड्स ऑन नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वन, ही सफरिंग फ्रॉम, किसी बीमारी के लिए सफर फ्रॉम होता है, सिंपल है। ऑल माई चाइल्डहुड आई लॉन्ग डेस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकिल। लॉन्ग फॉर होता है, यानी किसी चीज की ख्वाहिश करने को लॉन्ग कहते हैं। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है ही वॉज डेस्परेट फॉर समथिंग, ही लॉन्ग फॉर समथिंग, ठीक है? ही डाइड, ये आप खुद करिए, ऑफ है, इंटरनल डिजीज है, हार्ट अटैक। हैंड डैश द आंसर शीट टू मी, हैंड अप, हैंड ओवर, हैंड ओवर होगा। किसी को हवाले करने को हैंड ओवर कहते हैं, कोई चीज दूसरे को हैंड ओवर करना, ठीक है? एक हैंड इन होता है। हैंड इन का मतलब होता है किसी अपने से सीनियर अथॉरिटी को कोई चीज जमा कराना, सबमिट कराना, ऑफिशियली चेक करने के लिए। लाइक आप असाइनमेंट्स अपने टीचर को सबमिट करवाते हैं, तो ये हैंडेड इन द असाइनमेंट्स टू द टीचर, वो हैंड इन होता है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी के हवाले करना। वी शुड पे मैक्सिम एक्कोलेड डैश आर नेशनल हीरोज। एक्कोलेड टू होता है, पे होमेज टू होता है, पे ट्रिब्यूट टू होता है, पे एक्कोलेड टू होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बीटा वाला, पे एक्कोलेड टू।
नो वन इज कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन यू। कास्ट एस्पर्शंस का मतलब होता है किसी के बारे में बुरे अल्फाज, बुरे रिमार्क्स देना, ठीक है। तो कास्ट एस्पर्शंस ऑन होता है, टू या विद नहीं होता, ठीक। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट वन इज आई थॉट इट ओवर वेरी केयरफुली। थिंक ओवर समथिंग होता है ना, ठीक है। सो थॉट इट ओवर वेरी केयरफुली। ही लेफ्ट अ ब्लेज ऑफ एंगर। ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर होगा या विद अ ब्लेज ऑफ एंगर? इन एंगर होता है, विद एंगर नहीं होता। ठीक हो गया जी। सो ये थी प्रपोजिशंस, इनको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। और एक, हाँ आगे एक और भी है। बट देन मैन एट, अच्छा कुछ और भी है शायद आगे। बट देन मैन एट देयर सपर डैश गुड एपेटाइट। विद गुड एपेटाइट होता है, इन गुड एपेटाइट या फॉर गुड एपेटाइट नहीं होता। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ, या अफ्रेड ओ डबल एफ ऑफ। जी, इसमें ओ एफ वाला ऑफ होगा, ये वाला आपका, ये वाला ऑफ होगा। ओ एफ ऑफ तो स्विच ऑफ वाला होता है, टर्न ऑफ वाला होता है। दे हैड डाइड डैश द सेम डे। ये आपका डाइड, वैसे तो बीमारियों के लिए हमने देखा था डाई ऑन द, जब भी दिन के लिए हम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए डे के लिए हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो दे डाइड ऑन, ये चिप्स और उसकी बीवी के लिए, ये चिप्स की बीवी और उसके बच्चे के लिए। तो दे डाइड ऑन द सेम। नेक्स्ट वन, इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड। फास्टेंड टू होता है जुड़ा होना किसी चीज के साथ, फास्टन के साथ टू होता है, कनेक्टेड के साथ टू इस्तेमाल होता है। द लवली सेंटिमेंट्स वी गो अबाउट रिपीटिंग। गो थ्रू नहीं, गो इन नहीं होता, गो ऑन भी होता है और गो अबाउट भी होता है, ठीक है। गो ऑन का मतलब है कैरी करना, प्लीज गो ऑन होता है जैसे। गो अबाउट का मतलब ही रिपीट, किसी चीज को आगे कंटिन्यू करना होता है। She watched all the important matches dash the Brookfield ground on the Brookfield ground, ठीक है। ऑन द ग्राउंड होता है, ये कैथरीन के बारे में है। इट वॉज हार्ड, कोई चीज आपके लिए इजी हो सकती है या आपके लिए हार्ड हो सकती है, दोनों सूरतों में। इट वॉज वेरी इजी फॉर मी, इट वॉज वेरी इजी, वेरी हार्ड फॉर हिम, ठीक है। जर्नलिस्ट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड डैश द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेंटेड विद होता है, ठीक हो गया। एक्वेंटेड विद लगाना है आपने। और ये एक्वेंटेड विद का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज के बारे में नॉलेज रखना, ठीक है। अब ये जरा देख लीजिए, एक्वेंटेड का मतलब फेमिलियर भी होता है। तो फेमिलियर या अनफेमिलियर के साथ क्या क्या प्रपोजिशंस लगती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फेमिलियर के साथ हम विद भी लगा सकते हैं, और हम टू भी लगा सकते हैं। फेमिलियर विद का और मतलब होता है, फेमिलियर टू का और मतलब होता है, इसको जरा देखिए। फेमिलियर या अनफेमिलियर विद का मतलब होता है किसी चीज का नॉलेज आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एम फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसका नॉलेज है मुझे, ठीक है। आई एम फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे टीचिंग का पता है किस तरह से टीचिंग करनी है। फेमिलियर टू होता है जब आप किसी बंदे या किसी जगह के बारे में उसको पहचान सकते हैं, उससे अवेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज फेमिलियर टू मी, वो मैं उसको जानता हूँ। मैं उससे या मैं कहता हूँ दिस प्लेस इज फेमिलियर टू मी, ये जगह इसको मैं जानता हूँ। तो फेमिलियर टू इस सेंस में इस्तेमाल होता है, फेमिलियर विद नॉलेज या एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल होता है। और अनफेमिलियर भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है, अनफेमिलियर टू या अनफेमिलियर विद। ही एब्डिकेटेड डैश फेवर ऑफ हिज सन, आगे हमने देखा था इन फेवर होता है, ठीक है। सो ही एब्डिकेटेड, एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी कोई पोजीशन है किसी के लिए वो खाली कर देना, ठीक है। तो एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज सन, इसका मतलब है कि उसने अपने बेटे के लिए अपनी जगह खाली कर दी, लाइक तख्त खाली कर दिया, या कोई और पोजीशन है जिसके ऊपर वो था वो उसने खाली कर दिया। ही abetted dash the, he was abetted dash the deception by his wife। abet का मतलब होता है सपोर्ट करना, और यहाँ पे क्या होगा,
अबेट इन, किसी को किसी काम के लिए सपोर्ट करने के लिए अबेट इन लगाया जाता है। ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, ये सारे एमसीक्यूज वो हैं जो कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। द हॉर्स रियर्ड ऑफ, या रियर्ड अप क्या होगा? द हॉर्स रियर्ड डैश ऑन इट्स हाइंड, हाइंड का मतलब होता है पिछली हुई लेग्स, रियर्ड ऑफ, ये हॉर्स के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, रियर्ड ऑफ नहीं होता, रियर्ड अप होता है। रियर अप का मतलब ये होता है जब घोड़ा पिछली दो टांगों के ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसको रियर अप कहते हैं, ठीक है। सो द हॉर्स रियर्ड अप ऑन इट्स हाइंड लेग्स। नेक्स्ट वन, दैट्स इट, दैट्स इट, ये इतना ही है। अच्छा हाँ, एक एक मैंने पीछे एक प्रपोजिशन का रिलेशन के साथ जिक्र किया, रिलेशन रिलेटेड टू होता है, रिलेशन विद होता है, वो गलती से आई सेड रिलेशन के साथ भी टू लगता है। सो रिलेशन विद होता है, रिलेट के साथ टू लगता है, रिलेटेड टू होता है। सो दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह अगले वाले में बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक नेक्स्ट वुड बी ऑन जितने भी 2008 से 22 तक जितने सारे भी वर्ब्स के क्वेश्चन है, वर्ब है, कंडीशनल है, हेल्पिंग वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स हैं, जितने सारे टेंसेस के हैं वो सारे के सारे उसमें होंगे। उससे अगले वाला फिर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और जितने सारे भी आपके पास पेपर्स हैं वो टॉपिक वाइज इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर लेक्चर्स बना रहा हूँ, और आई विल ट्राई कि आज और कल में मैं वो सारे अपलोड कर दूँ। थैंक यू।